नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख चुके हैं। अब देखिए तो हमने जो सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास की जो सिविक्स है वो भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आज जो है एट्थ क्लास हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से और शुरू से ही। जैसा कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड होते हैं उसी प्रकार से आज भी हम आपको ही उसी प्रकार और उससे शायद हो सकता बेटर नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आते हैं वो यहीं से मिल जाए। अब देखेंगे जो हमारा चैप्टर है क्लास जो 8 का है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो हम चैप्टर फर्स्ट में है भारतीय संविधान, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और इस चैप्टर के बारे में आप जानेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं जो अपना पहला चैप्टर है। तो देखिए इसमें हम क्या सीखेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान कैसे बना ये देखेंगे, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ये भी जानेंगे, और मौलिक अधिकार क्या होते हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। चलो तो सबसे पहले देखते हैं संविधान। तो संविधान क्या है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियम और कानून होते हैं। ये किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम और कानून होते हैं। इसी प्रकार भारत का भी एक संविधान है। अब देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ से शुरू है। जिस देश के पास अपना संविधान है, देखते हैं, जिस देश के पास अपना संविधान है जरूरी नहीं कि वह लोकतांत्रिक देश हो। देखेंगे ये जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र हुआ उस देश में, मतलब जिस देश में लोकतंत्र नहीं है उस देश में भी अपना संविधान हो सकता है। आगे देखेंगे संविधान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखेंगे जो संविधान है किसी देश की जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करता है। आगे देखें तो संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। अगर देखें तो हमारे समाज का जो मूलभूत स्वरूप क्या होगा उसके बारे में संविधान ही तय करता है। किस प्रकार तय करता है अगर थोड़ा सा ही जान लें तो देखो, अगर संविधान में देखें तो कुछ नियम और कानून दे रखे हैं। अगर उन नियम कानूनों को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। अगर हम नियम कानूनों को तोड़ेंगे या संविधान में ऐसे नियम होंगे जो समाज के कल्याण की बात नहीं करते, तो ऐसे में हमारा समाज एक अच्छा समाज नहीं होगा। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान है यह बताता है कि हमारा समाज का जो मूलभूत स्वरूप है वो क्या होगा। चलो आगे जानते हैं। देखो भारतीय संविधान, तो सबसे पहली बैठक कब हुई है? जब आपको पता है हमारा जो देश है 1947 को आज़ाद हुआ है। तो देखेंगे तो सबसे पहले बैठक है जो हमारी संविधान बनाने के लिए वो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। तो इसमें ओनली दिसंबर 1946 दे रखा, बाकी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद देखेंगे इसे कितना समय लगा है। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आगे देखेंगे इसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था टोटल। तो इसमें देखेंगे 389 जो व्यक्ति हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था। तो ये हो गई थोड़ी सी मेन बात है हमारे संविधान से को लेकर। और थोड़ा देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले ये पारित कब हुआ था ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो पारित है ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। पारित का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि जो बड़े बड़े जो भी नेता हैं 389 जो हैं बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे और एक तरीके से पारित हो चुका था। अभी लागू नहीं हुआ है, लागू बाद में होगा, अभी तो पारित हुआ है। सभी ने एक तरीके से देखे तो साइन कर दिए संविधान के लिए। तो पारित देखेंगे कब होगा, तो ये लागू है। तो लागू 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो चुका है हमारा संविधान। आगे देखेंगे देखो संघवाद क्या होता है। तो संघवाद को अगर वैसे आपको बताऊं मैं तो संघवाद एक तरीके से संघ होता है, एक गुट होता है या ग्रुप होता है एक। तो ऐसे अगर हम अपने देश के बारे में जानें तो हमारा जो देश है वो 28 राज्यों का एक गुट है, संघ है। तो इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, पावर्स दी गई हैं। वो एक तरीके से हमारा संघवाद है। तो थोड़ा सा जानेंगे। देखो देश में एक से अधिक सरकारें का होना, ये वही बात है। अगर देखें तो देश में एक से अधिक सरकारों का होना वही संघवाद है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग सरकार है। तो वो ही संघ है, संघवाद जिसे कहते हैं। देखेंगे हमारे देश में राज्य स्तर पर
और केंद्र स्तर पर। दो प्रकार की सरकार होती है, परंतु एक और तीसरे प्रकार की सरकार है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रामीण शासन कहते हैं। ऐसे करके तीन प्रकार की सरकारें हो जाती हैं, परंतु दो प्रकार की सरकार जो बिल्कुल अहम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आगे देखेंगे, राज्य को कुछ मुद्दों पर देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि राज्य को क्या है, कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो स्वायत्ता है, मतलब स्वायत्ता मतलब वो स्वतंत्र है कुछ डिसीजन लेने के लिए। परंतु क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, के नियम है जो उन्हें मानना उसे पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नियम बना देती है तो उसका पालन करना राज्यों को करना पड़ेगा। बाकी अपनी तरफ से भी क्या है, वो सरकार अगर अच्छे नियम है तो जनता के हित में है, तब क्या है, अपने हिसाब से भी या अपने अनुसार भी राज्य कुछ कानून लागू कर सकता है। जैसे शराब को अगर कोई राज्य बंद करना चाहे तो शराब को बंद कर सकता है, क्योंकि अगर देखें तो लोगों के हित में कुछ ये नियम कानून है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आगे देखेंगे, क्योंकि तीन सूचियों में आता है, सूची तीन होती हैं, देखें तो राज्य सूची और केंद्र सूची और समवर्ती सूची। आगे जब चैप्टर आएंगे उसके बारे में बताऊंगा सूची क्या होती है डिटेल में ही। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा जो है, यह है सार्वभौमिक मताधिकार। ये क्या होता है, अगर देखें तो सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, या किसी भी सी जाति से, किसी भी धर्म से है, तो ऐसे में क्या है, सभी को वोट डालने का अधिकार है समान रूप से, उसे क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार कहा गया है। अगर देखें तो मत जो है, मत मतलब वोट है, जो वोट डालने का अधिकार किसे है, तो जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है और उससे ऊपर, और उसका क्या है, मतदाता सूची में उसका नाम हो, तो उसे क्या है, वोट डालने का अधिकार है। अगर देखें पहले ये उम्र 21 साल थी, 1989 में क्या है, 89 में ऐसे क्या है, 18 साल कर दिया। फिर देखेंगे सरकार के 3 अंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई देखना, क्योंकि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, देखेंगे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बारे में हम हमारा जो चैप्टर है 8th क्लास में उसके बारे में अलग से जानेंगे, परंतु आज देख लेते हैं विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका क्या होती है। विधायिका होती है जो नियम कानूनों को बनाती है, ये ना। विधायिका क्या है, हमारे क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसमें, जो वही है, देखेंगे जो नियम कानून को बनाते हैं, देखें तो वो विधायिका होती है। निर्वाचित सदस्य का मतलब ये है कि जो हमारे सांसद होते हैं वही क्या है, फिर संसद में बैठते हैं और वही क्या है, नियमों का निर्माण करते हैं लोगों के हित के लिए। देखें तो कार्यपालिका क्या है, जो उन नियम कानूनों को लागू करते हैं, उसे कहते हैं हम कार्यपालिका। एवं क्या है, शासन चलाना, ये होता है हमारा। ये कौन लोग होते हैं, जो नियम कानूनों को लागू करते हैं। इसमें कौन आते हैं, अगर देखिए इसमें व्यक्ति है, इसमें कुछ चुने हुए व्यक्ति होते हैं और कुछ क्या है, जो सिलेक्टेड होते हैं। मतलब जैसे IAS है, IPS या हमारी पुलिस है, वो इन जो नियम कानूनों हैं उन्हें वो लागू करती है। तो देखें इस प्रकार से क्या है, हमने देख लिए सरकार के 3 अंग देख लिए। और देखें तो इस चैप्टर में बाकी, एक मिनट थोड़ा और है बस, मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे जो हमने बताया था, उसके बाद में फिर कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानकर फिर चैप्टर खत्म है। छोटे छोटे चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर नहीं है, इसमें 1 या 2 चैप्टर हैं जो अच्छी खासी जिसमें नॉलेज है, बाकी आगे जो चैप्टर है उसमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे रखी है। आगे देखेंगे तो है मौलिक अधिकार। तो देखेंगे मौलिक अधिकारों वाले क्या है, खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। याद रख लेना एक पॉइंट कि संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया, जो मौलिक अधिकार वाला खंड है उसे क्या है, संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। तो देखिए तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां मौलिक अधिकार हटा दिया था, जैसे जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। देखेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या क्या। तो देखेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता में यह है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है, यह है समानता का नियम। देखेंगे अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जब से हमारा जो देश आज़ाद हुआ 1947 है, उसके बाद में क्या है, सभी लोग स्वतंत्र है, कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता और कोई किसी एक तरीके से बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं रख सकता। तो इस प्रकार क्या है, ये है हमारा स्वतंत्रता का भी अधिकार है। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारा कोई शोषण करता है, हमसे एक तरीके से कोई ज़बरदस्ती करता है,
तो देखें तो क्या है, वो शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है कि कोई हमारा शोषण ना करे। उसके बाद देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें क्या है, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, तो ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी। देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब हम कोई भी एक तरीके से संस्कृति से मतलब अपना सकते हैं, या कोई भी संस्कृति, जैसे हमारी होली है, दिवाली है, या हम जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार का हम खाना खाते हैं, पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो हम कोई भी एक तरीके से अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं। और क्या है, हम शिक्षा का भी अधिकार है हमें। तो हम क्या है, जैसे गवर्नमेंट ने किया है कि 6 साल से 14 साल से तक के क्या है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो देखेंगे अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो ये एक तरीके से पुलिस या संविधान की ये भूमिका है कि हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उसका न्याय करे। तो ये हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, हो जाएंगे 6 के 6 हो जाएंगे। ये हमने देख लिए। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्षता, वैसे अगला चैप्टर धर्मनिरपेक्षता ही है, उसमें अच्छे से और जानेंगे। किसमें क्या है, किसी भी धर्म को मतलब बढ़ावा ना देना। ये सिंपल बात की है कि सभी धर्मों को समान समझना, किसी को ज़्यादा बढ़ावा ना देना, वही होती है हमारी धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें क्या है, जो राज्य है वो धर्म से थोड़ा दूर ही रहता है। तो देखेंगे नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा इसमें, और ये कुछ अन्य तथ्य दे रखे हैं। देखो इसमें क्या है कि संविधान सभा के गठन की मांग कब से शुरू हुई है, तो 1934 से हुई थी। ये अधिकृत क्या है, नीति में क्या है, शामिल किया गया बाद में इसमें। तो भारतीय देखेंगे, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या है, संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए क्या है, इन्होंने संविधान को एक तरीके से लिखा था। तो ये हो जाएंगे हमारे बिल्कुल चैप्टर पूरा। तो इस प्रकार हमने जो भी चैप्टर में अच्छी बातें थी हमने सब जान लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे हम। तो चैप्टर हमारा है सेकंड, जो मैंने अभी बताया था आपको कि ये है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता का हमारा चैप्टर रहने वाला है। तो इसी के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, उनको जानेंगे बिल्कुल अच्छे प्रकार से। तो देखते हैं इसमें, देखो हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म और राज्य, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखिए ये क्या होती है। देखो किसी भी धर्म को, ये थोड़ी सी लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखी है, बाकी यही अगर देखें तो सही मायने में यही चीज़ है। देखो किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना तथा किसी भी धर्म की क्या है, उपेक्षा न करना, और वह क्या है, सभी धर्मों को समान समझना, क्या है, यही धर्मनिरपेक्षता होती है। बाकी जो NCERT में लिखा है वो हम अब देखते हैं। देखो भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की क्या है, रणनीति अपनाई है। धर्म को एक राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या है, धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। ये हो जाती है हमारे जो NCERT के अनुसार है धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे हमारे क्या है कि धर्म को राज्य से अलग रखना। तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो राज्य है हमेशा ये कोशिश करता है कि वो भैया धर्म से थोड़ा अलग ही रहे। तो उसी में क्या है, उन नेताओं की भलाई है। देखेंगे किसी एक धर्म की क्या है, सरकार बन जाए। अगर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट और दे रखा उससे आगे बढ़कर, कि मान लो जैसे हमारा देश है हिंदू देश है, परंतु क्या है इसमें और भी धर्म है। तो सभी धर्म में अगर देखें, हमने पिछले चैप्टर में देखा था 6th या 7th क्लास में, कि क्या है यहाँ पर जो मुख्य 8 धर्म है विश्व के, वो सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। अगर यहाँ पर क्या है एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो क्या है जब वो अपनी सरकार बना लेंगे तो क्या है फिर वो दूसरे जो धर्म है उनकी क्या है उपेक्षा करेंगे, या उन्हें एक तरीके से बढ़ावा ना देंगे। तो इसके लिए भी क्या है, सरकार ने प्रावधान किया है कि सभी धर्मों को समान समझना और किसी के एक तरीके से अवहेलना ना करना। तो ये होती है हमारी धर्मनिरपेक्षता की बातें। तो देखेंगे अर्थात क्या, अल्पसंख्यकों को क्या है परेशान मतलब कर सकती है जो सरकार जो बनेगी, कौन सी वाली, जो किसी एक धर्म से रिलेटेड है, तो दूसरे धर्म को परेशान कर सकती है। तो इसी के लिए क्या है, संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है भारतीय क्या है, धर्मनिरपेक्षता। अब देखेंगे भारत के बारे में जानेंगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि, देखेंगे भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। किसी भी धर्म पर क्या है दबाव न बना मतलब बने, इसके लिए क्या है राज्य खुद को क्या है धर्म से दूर रखता है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि क्या है, किसी भी धर्म पर दबाव हमें नहीं बनाना है, हमेशा राज्य को थोड़ा सा दूर ही रहना धर्म से। सभी स्थानों पर क्या है, राज्य की नज़रों में धर्म समान है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कानून की नज़र में सभी धर्म समान है। देखेंगे थोड़ा सा धार्मिक वर्चस्व को क्या है रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता, एक तरीके से क्या है, इसके लिए देखेंगे तो 3 तरीके हैं। धार्मिक जो वर्चस्व है, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना मिले तो उसे रोकने के लिए क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है कि 3 तरीके हैं। सबसे पहले क्या है, खुद मतलब राज्य को धर्म से दूर रखना, जो हम देख चुके हैं। उसके बाद में क्या है, हस्तक्षेप, मतलब कोई देश में कोई धर्म कुछ अगर देखें अपने नियम कानून बना रहा तो उसे थोड़ा सा दूर रहें। और क्या है, कुछ धर्मों को क्या है स्वायत्तता देखें या विशेष छूट दी गई है। एक है हस्तक्षेप, इसमें क्या है, अगर कोई धर्म कुछ गलत करने की कोशिश करता है, अपने नियम कानून में बदलाव करता है, तो उसे रोकना भी है। उसमें क्या है, फिर हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। तो इसमें क्या है, हर तरीके से ये देखना है कि किसी भी समाज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत ना हो। तो एक क्या है, सरकार रोकने की कोशिश करती है। तो देखें, तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो चुका है, जो इसमें भी हमने कुछ अच्छी बातें जानी है, अच्छी बातें देखी हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर जो 3 है, हमें 2 देखा था हमने। तो चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे हम। ये है हमारा चैप्टर, हमें संविधान क्यों चाहिए। संविधान की बात करेंगे और इसमें क्या है, कुछ अच्छी और बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए एक तरीके से अच्छे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण रहेंगी। तो देखें क्या सीखेंगे इसमें हम, इसमें क्या जानेंगे। देखो, संविधान की भूमिका क्या है, संसद की भूमिका देखेंगे और प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे, इसमें देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले संसद के बारे में देख लेते हैं। अगर संसद के बारे में जाने तो इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा, अगर हम अपनी तरीके से बताने की कोशिश करें तो वो बेटर रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जो संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं। ये जान लें कि संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति है, उसके बाद में लोकसभा, फिर है राज्यसभा। तो ऐसे करके क्या है, संसद के 3 अंग हो जाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। उसका बाद अगर देखें तो जो लोकसभा है उसमें देखेंगे तो उसमें क्या है, 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में देखेंगे तो 245 है फिलहाल। बाकी अधिकतम कितने हो सकते हैं कि लोकसभा में क्या है 552 तक हो सकते हैं, और राज्यसभा में 250 व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमने दोनों इसके संसद के बारे में जान लिया। तो इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इन सदस्यों का, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इन्हें चुना कैसे जाता है। तो लोकसभा के तो क्या है, इलेक्शन होते हैं। देखें, जो सांसद बनते हैं उन्हीं के क्या इलेक्शन होते हैं। आप अपने आस पड़ोस में पूछें किसी से कि हमारा सांसद कौन है, यहाँ से जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बना है, MP कौन है यहाँ का, तो देखेंगे जो सांसद कौन है, तो वो जानने की आप कोशिश करें तो आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी। तो देखेंगे उसके बाद में क्या है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो करते हैं। विधानसभा के सदस्य मतलब जो लोकल MLA होते हैं, वो सभी राज्यों के MLA मिलकर क्या है, उनके क्या है देखें तो उनका चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का। तो इस प्रकार क्या है, ये संसद है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा जो लिखा है NCERT में वो जान लेते हैं। देखो, देश को बहुत सारे क्या है निर्वाचित क्षेत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया 543 हैं, बाकी 552 तक हो सकते हैं। फिलहाल क्या है 543 पर इलेक्शन हुए थे। देश में क्या है, इसमें क्या है निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हर राज्य में अगर देखें अलग अलग सीटें होती हैं। देखें, चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद क्या है या का सदस्य या सांसद या MP कहलाता है। उसके बाद में क्या है, संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन। देखिए, इन्हें हमने आपको समझाया था कि जो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इन्हें क्या है, ये सदन भी हैं। देखिए, जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है और लोकसभा वो निम्न सदन है। तो देखेंगे ये सदन भी हैं, दो सदन होते हैं, उच्च सदन तथा निम्न सदन। तो हमने आपको बताया कि अभी कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में देखें तो 245 सदस्य हैं फिलहाल, और लोकसभा के इलेक्शन अभी हुई तो उसमें 543 सदस्य हैं जो सांसद हैं वो। देखेंगे नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है, आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए।
और देखें किसी दल को क्या सरकार बनाने के लिए क्या है 272 सीटें चाहिए। तो जो भी एक तरीके से जो दल है इसमें क्या विभिन्न दल खड़े होते हैं, तो कोई एक दल ही बनता है, तो उसे उसे क्या है जीतने के लिए, बहुमत में आने के लिए क्या है, बहुमत प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए उसे क्या है 272 सीटें चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था पिछले चैप्टर में कि इसमें क्या देखते हैं कि इसमें एक दायरा होता है 272 का, तो इसे पार ही करना पड़ेगा तभी जीत पाएंगे। अगर इससे सभी पार्टी नीचे रहती हैं तो उसके बाद में क्या है गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन मैंने आपको पहले बताया था और अभी बता देंगे गठबंधन की सरकार क्या है। आइए जानते हैं थोड़ा आगे। और ये देखो गठबंधन ही आ गया। देखें 2 या 2 से अधिक दल मिलकर क्या है सरकार बनाते हैं, उसे कहते हैं गठबंधन की सरकार। विरोध करने वाले सभी दल क्या विपक्षी दल होते हैं, जो होते हैं ना विपक्ष, कहते हैं कि विपक्ष ज़्यादा कमजोर है, विपक्ष ज़्यादा क्या शक्तिशाली है। तो इसमें क्या है जब विपक्ष लगभग जो जीतता है, जो दल जीतता है उसके बराबर ही सीट ले आते, तो उस समय क्या है जो गठबंधन है, सॉरी जो विपक्ष है वो क्या है ज़्यादा शक्तिशाली थोड़ा सा रहता है। तो देखेंगे थोड़ा सा आगे और कि फिर अब देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, जो लोकसभा का जो मुखिया होता है वही एक तरीके से क्या है प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर लोकसभा में के जो सत्ताधारी दल का क्या है मुखिया होता है वही क्या है प्रधानमंत्री होता है। अन्य मंत्रियों को विभाग बांटे जाते हैं, जो अगर देखें जो और भी अन्य मंत्री हैं प्रधानमंत्री के बनने के बाद में, वैसे प्रधानमंत्री को विभाग दिए जाते हैं, परंतु क्या है यहाँ पर जो अन्य सदस्य हैं ज़्यादातर सभी को ही क्या है कुछ विभाग दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें जैसे वित्त मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, या एक तरीके से जल मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय, इस प्रकार क्या है सभी को विभाग बांटे जाते हैं फिर ज़्यादातर। नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुख्य रूप से देश के क्या है राज्य की प्रतिनिधि के रूप में क्या है काम करती है। जो राज्यसभा क्या है एक तरीके से राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। देखेंगे किसी विधेयक को कानून के रूप में क्या है लागू करने के लिए यह जरूरी है कि मतलब उसे राज्य सत्ता की क्या भी मंजूरी मिल चुकी हो। अगर देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि 2 सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। अगर हम कोई नियम कानून पारित करते हैं, जो भी हम कोई नियम कानून बनाते हैं, तो उसमें क्या है कोई बिल है जो पास होने के लिए, कोई नियम कानून पास होने के लिए क्या है सबसे पहले लोकसभा में या कहीं पेश कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो उसके लिए क्या है दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। देखें दोनों के साइन होने चाहिए, उसके बाद में क्या है राष्ट्रपति के भी साइन होने चाहिए। अगर देखें एक फेल कर देता तो उसके बाद में क्या है वो बिल पास नहीं माना जाएगा। ये है बस एक कंडीशन है जो आपका मनी बिल है, जो उसमें क्या है उसमें ये कंडीशन है कि अगर वो लोकसभा ने पास कर दी तो पास माना जाएगा, बस ये है। अब देखेंगे थोड़ा सा यही बात दे रखी जो आपको मैंने बताया कि क्या है मंजूरी से मिल चुकी हो। राज्यसभा भी क्या है कोई कानून बनाने का क्या है प्रस्ताव पेश कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी बिल है वो राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं पेश कर सकते हैं, या कोई भी क्या है अपना पेश कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो कौन करता है, वो डायरेक्टली अगर देखें तो लोग नहीं करते हैं, वो क्या है जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। राज्य में क्या है 233 निर्वाचित सदस्य हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 245 है, परंतु क्या है इलेक्शन होते 233 पे। जो 12 सदस्य हैं क्या है वो राष्ट्रपति की ओर से क्या है मनोनीत किए जाते हैं। ये हो जाता है हमारा। अब देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में देखेंगे संसद सत्र। अगर देखें तो संसद के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र होता है, उसके बाद में मानसून सत्र होता है, उसके बाद में देखें तो शीतकालीन सत्र होता है। तो ये 3 प्रकार सत्र हैं। तो सबसे पहले जब सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले क्या है प्रश्नकाल होता है, मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो क्या है प्रश्न पूछती है कि आपने क्या क्या किया है और ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा किया तो उसका हमें जवाब दो। तो ऐसे करके क्या है ये सबसे पहले प्रश्न सत्र होता है। कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, मतलब आपने क्या क्या काम किया है उसके बारे में क्या है जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए क्या है संसद कार्यपालिका को क्या है नियंत्रित करती है। जो कार्यपालिका ही तो है वो, जो हमारे जो नेता हैं जो नियम कानून बनाते हैं वही तो है कि आपने जो किया है तो उसके मतलब जवाब जो मांगता है, तो ऐसे करके क्या है कुछ गलत ना करें, तो क्या है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल लगती है जो विपक्षी दल है।
वे आगे देखेंगे विपक्षी दल एक क्या है अहम भूमिका अदा करती है इसी में, एक तरीके से यहाँ कंट्रोलिंग का काम करके। तो ये हो गया हमारा, अगर देखें तो चैप्टर भी फिनिश हो चुका है इसके, देखेंगे तो आप अगला हमारा जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है हमारा 4th चैप्टर, वो देखेंगे इसके बाद। चैप्टर नंबर 4 है हमारा जो कानूनों की समझ है, ये थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में। वैसे इसमें जो चैप्टर में क्या है कुछ कहानी टाइप में दे रखी है, बाकी हमने क्या है इसे थोड़ा सा शॉर्ट में ही नोट्स कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कहानी दे रखी थोड़ी सी बस। तो जो हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना, तो एग्ज़ाम के लिए क्या है जो हमारे इंपॉर्टेंट बातें हम वही आगे देखेंगे। चलो तो आगे देखते हैं कि जो हमारा रहेगा अगला है चैप्टर नंबर क्या है 4 क्लास 8 का है कानूनों की समझ। तो देखेंगे हम, तो इसमें क्या क्या जानेंगे, मतलब कानून लागू करना, नए कानून बनाना, नए कानून बनाने व उन्हें लागू करना, ये हम देखेंगे। अब देखेंगे हमारा जो कानून क्या है। तो अगर हम प्राचीन कालीन बात करें तो इस प्रकार क्या है उस समय क्या है देखेंगे तो राजतंत्र था, सभी जो जाति हैं या धर्म है सभी के लिए क्या है एक जैसा कानून नहीं था। जो गरीब लोग थे, देखें जो निम्न कुल के थे तो उनके लिए क्या है ज़्यादा थोड़े से हार्ड कानून थे, और जो कुछ उच्च स्तर के व्यक्ति थे उनके लिए थोड़े से इजी कानून थे। तो इस प्रकार कानून थोड़ी सी व्यवस्था थी। देखेंगे प्राचीन समय क्या है कानून सबके लिए क्या है समान नहीं थे। जो नीचे तबके के क्या है लोग अधिक क्या है सजा, उन्हें क्या अधिक सजा दी जाती थी। ये बातें हैं जो मैंने बताया आपको। अब देखेंगे थोड़ा सा अंग्रेज जो है उनके समय में थोड़ा सा कानून देखेंगे। तो अगर अंग्रेजों के समय में कानून देखें तो अंग्रेजों ने क्या है अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादातर कानून बनाए थे, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो अगर देखें तो एक है 1870 के क्या है राजद्रोह एक्ट, देखेंगे 1870 में एक राजद्रोह एक्ट है, और देखेंगे जैसे वर्नाकुलर एक्ट है। तो अगर ज़्यादातर जो एक्ट देखे जो उन्होंने कानून पारित किए हैं वो क्या है अपने फ़ायदे के लिए सभी के सभी पारित किए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, या देखेंगे और भी 2-4 हैं, और देखेंगे रॉलेट एक्ट है जैसे, तो सभी के एक तरीके से क्या है अपने फ़ायदे के लिए। रॉलेट एक्ट देखें तो क्यों लागू किया था, इसमें क्या फ़ायदा था उनका, तो इसमें ये था कि उस समय पर देखें तो वर्ल्ड वार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। जो भारतीयों ने क्या है जो सेना ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और क्या है बदले में अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे अगर हमारा आप साथ दो। तो गांधी जी ने भी क्या है फिर भर्तियाँ करवाई थी, परंतु जब वो जीत चुके हैं जब युद्ध खत्म हो चुका है तो ऐसे में क्या है देखें तो सरकार को डर था कि कहीं क्या है हम इनसे क्या हम आज़ाद तो करेंगे देश को, कहीं क्या है विद्रोह ना कर दें। तो इसलिए क्या है उन्होंने क्या किया है कि सब मतलब विद्रोह करने से पहले एक एक्ट लगा दिया था जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। ये क्या था, नो अपील, नो दलील और नो वकील का कानून था, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई अपील नहीं दायर की जाती थी, कोई वकील नहीं कर सकता था, और कोई दलील नहीं दी जाती थी। इसलिए क्या है इसे काला कानून भी कहते थे। देखेंगे तो 10 मार्च की बात है, 10 मार्च को इसे क्या लागू किया था, और क्या है फिर 10 अप्रैल को क्या है सत्यपाल और किचलू खां को क्या है गिरफ्तार कर लिया था। तो इन्हें छुड़वाने के लिए क्या है एक जलियांवाला जो बाग है वहाँ पर बड़ी मीटिंग होने वाली थी, उसका क्या है पता चल गया था अंग्रेजों को। देखेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को क्या है जनरल डायर ने क्या है गोली चला दी थी, और जिसमें क्या है बहुत सारे व्यक्ति, हजारों व्यक्ति मारे गए थे। तो देखेंगे अब देखेंगे कुछ नए कानून। विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए क्या आवाज़ उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है जो अब दे रखे जो नए कानून बनते हैं, घरेलू हिंसा या जो कानून 2005 में आया था। तो इसमें क्या है जो स्त्रियों के साथ या महिलाओं के साथ क्या है कुछ जो घरेलू हिंसा होती थी उन्हें परेशान किया जाता था, और क्या है कभी कभी देखा है तो दहेज के लिए परेशान किया जाता, तो उसे कहते हैं घरेलू हिंसा। उसके लिए क्या है एक कानून बनाया था 2005 में कि अगर कोई ऐसा मतलब करता है तो उसे क्या है सजा दी जाएगी। ऐसे क्या है एक तरीके से लोकप्रिय कानून भी है कुछ बने हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो और भी कानून थे। तो ऐसे करके क्या हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अब देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर जो है 5। देखते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है, इसका नाम है न्यायपालिका। जैसे अगर हमने देखा था विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, जो 3 अंग थे। तो उसमें से क्या है हम आज जो इस 5वें चैप्टर में कार्यपालिका के बारे में भी अच्छे से जानेंगे देखेंगे।
तो इसके बारे में देखेंगे चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। देखो सबसे पहले देखें तो विवादों का निपटारा जो किस प्रकार किया जाता है न्यायपालिका द्वारा। देखेंगे न्यायिक समीक्षा, देखेंगे अदालतों की संरचना, देखेंगे किस प्रकार की है और क्या है इसकी कुछ शाखाएं हैं उन्हें जानेंगे। तो देखेंगे विवादों का निपटारा किस प्रकार करती है, मतलब किसका निपटारा करती है, जो जो न्यायपालिका है। तो देखेंगे न्यायिक मतलब व्यवस्था नागरिकों, अगर नागरिक व सरकार, दो राज्यों सरकारों और क्या है केंद्र व राज्य के बीच पैदा होने वाले क्या विवादों को हल करने की क्या है क्रियाविधि मुहैया कराती है। अगर किसी राज्यों के बीच कुछ बात हो, जैसे नदी को लेकर, पानी को लेकर, तो या किसी संसाधनों को लेकर, या अगर देखें किसी व्यक्ति के साथ कुछ देखें तो जो कानून है देखें या मौलिक अधिकार है उनका हनन हुआ है, तो क्या है जा सकता है सरकार के पास, यहाँ देखें तो न्यायालय के पास जा सकता है। तो इसी प्रकार क्या है इन सभी का निपटारा कहाँ होता है, न्यायालय में होता है। देखेंगे न्याय समीक्षा क्या होती है। देखिए तो देखो न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किए गए क्या है कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह क्या है कानूनों को रद्द कर सकता है। अगर यहाँ पर सिंपल है, अगर जो न्यायपालिका को लगता है कि जो कार्यपालिका ने या विधायिका ने कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान में उनकी बात है ही नहीं, तो क्या है उन्हें जब न्यायपालिका क्या है रद्द कर सकती है कि इस प्रकार की बातें संविधान में है ही नहीं। तो इस प्रकार क्या है ये होती है न्यायिक समीक्षा। अगला है स्थापना, देखेंगे जो न्यायपालिका है जो न्यायपालिका है इसकी स्थापना देखेंगे। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या है जब कब हुई थी, जब हमारा एक तरीके से क्या संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या है इसकी स्थापना हो चुकी थी। अगर देखें जो पहले क्या है, जो पहले जो संसद है, संसद भवन के क्या भीतर था, जो न्यायालय क्या था, जो आज संसद है उसके भीतर एक चैम्बर्स ऑफ क्या है प्रिंसेस में हुआ करता था जो न्यायपालिका है। बाद में क्या है 1958 में क्या है इस इमारत को क्या है स्थानांतरित किया गया, जो इस क्या है इमारत को क्या है वहाँ से हटा दिया गया था 1958 में। देखेंगे न्यायालय के 3 स्तर होते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले है हमारा जिला स्तर पर जो सबसे निचली होती है, उसके बाद में राज्य स्तर पर होती है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और एक है केंद्र स्तर पर जिसे हम क्या है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है 3 स्तर से काम करती है। और देखेंगे प्रत्येक राज्य के एक अपना हाई कोर्ट होता है प्रत्येक राज्य का। बाकी टोटल देखें तो 25 हमारे पास क्या है जो हाई कोर्ट हैं, बाकी 28 राज्य हैं। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है 2 राज्यों के एक ही हाई कोर्ट है। तो देखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले क्या है, अब देखेंगे जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना क्या है सबसे पहले 1862 में हुई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं, भाई उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो सबसे पहले 3 जगह थे, क्योंकि देखिए कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में थे, क्योंकि ये 3 क्या है प्रेसिडेंसी जी, प्रेसिडेंसी मतलब जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इनके मुख्य शहर थे ये, जहाँ से कानून व्यवस्था लागू की जाती थी पूरे देश में। तो इसलिए क्या है सबसे पहले वहीं पर लागू थे। उसके बाद में क्या है जो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन है जो 1966 में हुआ था, फिर देखेंगे बाद में हुआ है। आज क्या है देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज क्या है देश में कितने हैं 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आगे देखेंगे थोड़ा सा हरियाणा व पंजाब, जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय एक ही दोनों का चंडीगढ़ में है। आगे देखेंगे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का क्या है एक है जो गुवाहाटी में पड़ता है। कानून क्या है 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। अगर आपको इंग्लिश में बताऊं तो अच्छे समझ में आएगा, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये हो गया एक तरीके से कानून व्यवस्था इस प्रकार काम करती है। चलो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे और देख लेते हैं। ये रहेगा हमारा अगला चैप्टर जो है हमारा क्लास 8 का 6 चैप्टर है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो एक तरीके से जो हमारे अपराध होते हैं उस एक तरीके से क्या है किस प्रकार न्याय मिलता है वो हम देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अगर सिंपल वे में आपको बताऊं तो जब भी कोई अपराध होता है सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस क्या है फिर उसके बाद में FIR लिखती है, FIR के बाद में क्या है फिर उसे क्या है कोर्ट में पेश करना पड़ता है, और उसे फिर क्या है जो न्यायाधीश होता है उसे सजा सुनाता है। तो इस प्रकार की ये प्रणाली है। अगर देखिए बिल्कुल शॉर्ट में इसी को क्या है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर घुमा कर दे रखा है, बाकी ये शॉर्ट में इतना ही है बस। अगर देखिए हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली किस प्रकार काम करती है यही है। देखें
तो गिरफ्तार व्यक्ति के क्या है, कुछ मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और जान लेते हैं। अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके क्या है, कुछ अधिकार हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 22 और क्या है, फौजदारी कानून में, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि फौजदारी कानून में आएगा अगर कोई गिरफ्तार करता है तो, क्योंकि क्रिमिनल कोड के अंतर्गत है। में क्या है, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या है, निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे। तो सभी एक तरीके से जो भी उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन सभी के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस का मतलब कारण की गई है। तो ये अधिकार है उसे व्यक्ति को कि भैया मेरी गिरफ्तारी क्यों की गई है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये जानने का उसे अधिकार है। आगे देखेंगे जो गिरफ्तार के क्या है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। मतलब उसे क्या है, पुलिस क्या है, मजिस्ट्रेट के पास क्या है, पेश करना ही करना उसे 24 घंटे के भीतर। उसके बाद में क्या है, गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में क्या है, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है उसे। मतलब उसके साथ जो मारपीट की जाती है, बाकी उससे बचने का भी अधिकार है। भी मेरे साथ जब तक मेरा गुनाह कबूल ना हो जाता तब तक मुझे मारपीट ना की जाए। देखेंगे आगे है पुलिस हिरासत में दी गई इकबालिया या जो उसने जुर्म कबूल किया है, जो इकबालियत का क्या है को क्या है, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो उसने क्या है, पुलिस की मार से जो भी एक तरीके से कबूल किया है उसे क्या है, कोर्ट में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर बयान उसने बदल दिया तो कह सकता भी कि मेरे से तो क्या है, ज़बरदस्ती उगलवाया है। आगे देखेंगे और भी है, 15 साल से क्या है कम उम्र के बालक को किसी भी महिला को केवल देखेंगे किसी भी, या तो 15 साल की उम्र के बालक और क्या है, किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। तो क्या है, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को और क्या है, महिलाओं को पुलिस थाने सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। उसे या तो घर पे ही या कहीं भी उसे पूछताछ की जा सकती है। अब देखेंगे एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसे कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, याद रख ले। अब देखेंगे, देखो एफआईआर के बाद किसी अपराधी की क्या है, पड़ताल शुरू कर सकती है। जब एफआईआर की जा सकती है उसके बाद में, अब एफआईआर होने के बाद में क्या है, फिर किसी भी क्या है जो व्यक्ति की क्या है पड़ताल शुरू कर सकती है पुलिस। एफआईआर में क्या है, तारीख, समय, स्थान का नाम उल्लेख होता है, किस स्थान पर वारदात हुई है, मतलब क्या तारीख थी और कौन सा स्थान तक क्या समय हो रहा था, सारी बातें उसमें की जाती है। अगर अपराधी का पता है तो उसका नाम भी दर्ज किया जाता है और जिसने एफआईआर की है उसके एक तरीके से नाम लिखा जाता है, उसके साइन भी होते हैं। उसके बाद देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार क्या प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना क्या है बचाव करने का मौलिक अधिकार है। जैसे वकील करते कोर्ट में तो क्या है, उसे अधिकार है कि भाई मेरा बचाव हो, अगर वो ठीक है तो। संविधान के क्या है अनुच्छेद 39A की बात करें तो में क्या है, ऐसे क्या है नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य के ऊपर क्या है मतलब सौंपी गई है, जो गरीब या किसी भी वजह से क्या है वकील नहीं कर सकते। मतलब ज़्यादातर गरीब होते हैं, जो गरीब व्यक्तियों को क्या है वकील मुहैया कराने के एक तरीके से जिम्मा सौंपा गया है राज्य सरकार को। तो ये एक तरीके से हो चुका हमारा चैप्टर। आगे देखेंगे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। जो चैप्टर हमारा कौन सा था, 6th है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी चैप्टर में दे रखी हैं वो हमने अच्छे से बिल्कुल कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसमें 10 चैप्टर हैं, उन देखेंगे तो 10 के 10 के बारे में जानेंगे आज। नेक्स्ट देखेंगे हमारे जो चैप्टर नंबर, इसमें 2 दे रखे हैं, 2 चैप्टर मैंने कवर किए हैं दोनों एक साथ में, क्योंकि ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं थे और एक दूसरे के देखें तो पूरक थे जो दोनों चैप्टर। तो ऐसे देखेंगे जो क्लास हमारी 8th क्लास है, चैप्टर हमारा 7th और 8 दोनों देखेंगे। हास्यकरण की समझ और हास्यकरण से निपटारा, ये दोनों ही हम देखने वाले हैं चैप्टर के बारे में। तो हास्यकरण क्या होता है सबके बारे में जानेंगे। देखो हास्य क्या है, समाज में क्या हास्यकरण क्या है, सबके बारे में एक तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हास्यकरण के बारे में, देखते हैं सबसे पहले। तो देखो जिसे किनारे या क्या है हास्य पर ढकेल दिया गया हो। अगर यहाँ पर समाज की बात की है, ये वो लोग हैं जो एक तरीके से दबे कुचले लोग होते हैं, निम्न स्तर के लोग होते हैं,
उन्हें समाज में दबाया जाता है। जो एक तरीके से मैला उठाते हैं, सिर पर मैला उठाते हैं, ये वही व्यक्ति हैं एक तरीके से जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। देखेंगे आदिवासी कौन होते हैं, ज़्यादातर क्या है आदिवासियों को ही हाशिए पर रखा गया है। तो आदिवासी कौन होते हैं, ये एक तरीके से मूल निवासी हैं। आदिवासी मतलब वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आदिकाल से मतलब शुरू से वहाँ रह रहे हों, उन्हें कहा जाता है आदिवासी। हम अगर इन्हें एक तरीके से आदिवासी है जो जंगलों में रहते हैं, इन्हें ऐसे समझा जाता है। बाकी आदिवासी का मतलब होता है जो एक स्थान पर आदिकाल समय से रह रहा हो, बहुत पुराने समय से रह रहा हो। देखेंगे ये ऐसे समूह हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, जो एक तरीके से क्या है ये जंगलों में रहते हैं। ये ऐसे समूह होते हैं और क्या आज भी उसी तरह क्या है रह रहे हैं, इन्हें कहते हैं एक तरीके से आदिवासी। भारत के क्या है लगभग 8% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। जो भारत में देखें तो 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत में 500 से ज़्यादा क्या है आदिवासी समूह हैं। जो इनके समूह हैं, जो ग्रुप होते हैं, देखें तो पूरे देश की बात की जा रही है तो 500 से ज़्यादा क्या है ये आदिवासी ग्रुप हैं। देखेंगे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ही देखेंगे 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियों समूह क्या रहते हैं, जनजातियों के क्या समूह रहते हैं, एक केवल क्या उड़ीसा में ही। अब देखेंगे जो ये आदिवासी हैं इनका क्या है जो मूल स्थान है, इन वहाँ से क्या है विस्थापित किया गया है। इन्हें कैसे किया गया, अगर मान लो कहीं पर क्या है हमें कुछ संसाधन मिलते हैं, मान लो जैसे लोहे की खदानें हैं, कोयला मिल रहा है, तो इन्हें क्या है वहाँ से हटाना पड़ता था या हटाया भी गया है। अगर देखें तो अगर कहीं से नदी निकल रही है, वहाँ से बांध बनाया जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या है उन्हें वहाँ से भगाया जाता था, हटाया जाता था। तो इसी एक तरीके से क्या है इनका देखें बहुत ही शोषण हुआ, अगर देखें कानून की नज़रों में, तो इस प्रकार क्या है इनका विस्थापित किया गया है, इन्हें परेशानी किया गया है देखें तो। बाकी अब देखें तो इन्हें अधिकार भी दिए गए हैं काफ़ी, और जो सरकार है उन्हें एक तरीके से इसे प्रावधान मतलब बहुत सारे कुछ प्रावधान भी किए गए हैं इनके लिए। अगर देखें नेक्स्ट हमारा देखें मुसलमान और हास्यकरण। अगर यहाँ पर देखें तो मुसलमानों को थोड़ा सा क्या है हास्यकरण पर यहाँ पर रखा गया है। तो देखें तो क्यों रखा गया है, देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या क्या है 14.2% है। तो जनसंख्या के अनुसार देखें, और क्या है इन्हें क्या है हास्य समूह माना जाता है। क्यों माना जाता है, आर्थिक और सामाजिक लाभ उठाने मतलब उतने नहीं मिलते। अगर देखें इन्हें कुछ सामाजिक और आर्थिक लाभ नहीं मिले हैं, तो इसलिए क्या है मुसलमानों को भी क्या है हास्यकरण पर रखा गया है। आगे देखेंगे थोड़ा सा संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार देखेंगे 17 में क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना है कि अस्पृश्य और छुआछूत का जो नियम है उनका जो है तो किस अनुच्छेद में है, तो उस क्या है अनुच्छेद 17 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या अस्पृश्यता और क्या है छुआछूत के क्या है उन्मूलन की जो बात की गई है उसका क्या है उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद देखेंगे 15 में क्या है कहा गया है कि 15 में क्या कहा गया है कि किसी के साथ धर्म, नस्ल, लिंग या क्या है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से क्या है ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। आगे देखेंगे आरक्षण क्या होता है, जैसे अगर देखें कहीं कॉलेज में या नौकरी में क्या है जो एक तरीके से विशेष छूट दी जाती है उसे कहा जाता है आरक्षण। जैसे नौकरी में अगर जैसे फॉर्म निकलते हैं, अगर SC BC में SC या जनरल में देखें तो जनरल की जैसे फीस 500 है तो SC जो है उनकी कास्ट की जो है फीस 250 या 200 ही रहेगी। तो इस प्रकार क्या उन्हें छूट दी जाती है। ऐसी क्या है नौकरी में छूट दी जाती है, उनके क्या है कुछ परसेंटेज होता है तो उनकी कट ऑफ नीचे जाती है थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा उन्हें आरक्षण दिया जाता है। देखेंगे अनुसूचित जाति एवं क्या है जनजाति अत्याचार निवारण के लिए क्या है एक एक्ट लाया था, वो क्या है 1989। अगर इनके साथ में क्या है जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्हें अपने स्थान से विस्थापित किया जाता है, इन्हें परेशान किया जाता है या कुछ आतंकवादी उनके द्वारा भी इन्हें क्या परेशान किया जाता है, तो ऐसे में क्या है एक एक्ट है जो मतलब 1989 का जो एक्ट है। अब है एक और एक्ट बनाया गया है, इसमें क्या है देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्या है मैनुअल एक्विजर्स एंड क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है ड्राई लेट्रिन्स एक्ट 1993। यहाँ पर क्या गया है क्यों देखो जो सिर पर मैला ढोले वाले थे उन्हें क्या है नौकरी का प्रावधान क्या है कि क्या है इन्हें क्या है नौकरी मिले, और क्या है फिर क्या है जो ड्राई लेट्रिन्स है जो लेट्रिन थी उन्हें क्या है ड्राई वाली है जो उन्हें क्या है उन पर पाबंदी लगाई है, उन्हें एक तरीके से तोड़ा भी गया है। तो ये प्रावधान है हमारे एक तरीके से इसमें जो चैप्टर में दे रखे हैं। तो अगर देखें ये चैप्टर अब दोनों कंप्लीट है शायद, देखें तो दोनों कंप्लीट है
अब देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर है 9th और 10th है, इसके बारे में और जान लेंगे। उसके बाद में क्या है, हमारे जो चैप्टर है फिनिश है हमारे बिल्कुल ही। तो देखेंगे, तो देखो हमारा जो चैप्टर है 9 जन सुविधाएं, इसके बारे में जानेंगे। अगर इसमें देखिए चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस देखें तो जल के बारे में बात की गई है। बस इसमें इतना ही है कि जो आर्टिकल 21 में दे रखा हमारा जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही क्या हमारा पानी का भी अधिकार आता है। अगर पानी होगा तभी हम जीवित रह पाएंगे। तो इस प्रकार क्या है हमारा ये अधिकार दे रखा है, जल का अधिकार। इतना ही है और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो देखिए ये आपका जो आर्टिकल 21 में है, तो जीवन का अधिकार है, पानी की उपलब्धता क्या सार्वभौमिक होनी चाहिए। मतलब राज्य का कर्तव्य है, दायित्व बनता है कि अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति तक क्या है पानी पहुंच जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुद्ध पेयजल हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। जन सुविधा के लिए क्या है, जो सरकार कहाँ से पैसे लाती है, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट नोट कर ली मैंने, जो इसमें दे रखी है वो कहाँ से पैसा लाती है। तो जो टैक्स लगाती है सरकार राज्य पर, जो भी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन पर, तो सभी पर एक तरीके से टैक्स है। तो देखें तो वहाँ से क्या है पैसा आता है। अगर देखें वो टैक्स हमसे निकलता है। अगर हम कुछ भी बाजार से सामान खरीदते हैं या एक पैकेट नमक का ही खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स होता है, उसमें भी क्या है राज्य सरकार की भूमिका होती है। तो इस प्रकार क्या है बहुत सारा टैक्स कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से क्या है हम ही से पैसा निकाला जाता है। सिंपल है बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो 10 है कानून और क्या है सामाजिक न्याय। तो देखेंगे कानून और सामाजिक न्याय के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद में हमारा चैप्टर फिनिश है। तो देखिए सामाजिक न्याय क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में क्या है, किसी भी क्षेत्र में भेदभाव न करना, वो होता हमारा सामाजिक न्याय। जैसे क्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में या घरेलू क्षेत्र में भी क्या हमसे कोई भेदभाव ना हो और हमारे साथ कुछ एक तरीके से गलत ना हो, तो इसके लिए क्या है ये होता है हमारा सामाजिक न्याय। देखेंगे यहाँ पर एक बात की गई क्या है, ठेकेदार मजदूरों का क्या है उनका हक नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या है कि पूरी कहानी दे रखी थी कि ठेकेदार क्या करते हैं, जो कंपनी में ठेकेदार होते हैं वो भर्ती करते हैं, कुछ अपने व्यक्ति होते हैं उनके पास 10 15 20 50 100, तो उन्हें क्या है अपने जो कंपनी में उन्हें लगाया जाता है। अब क्या है जो कंपनी उन्हें पैसा देती है वो उन व्यक्तियों को ना देकर ठेकेदार को उन सभी का पैसा दे देती है। मान लो किसी की सैलरी 15,000 है, तो उन्हें क्या है फिर वो ठेकेदार क्या है 12 या 13 हज़ार ही देता है, मतलब उनका कुछ हक रख लेता है। तो एक तरीके से क्या है तो अगर एक तरीके से देखेंगे तो ये सामाजिक उन्मूलन ही तो है, जो सामाजिक न्याय है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए क्या है प्रावधान किया गया है। देखेंगे सरकार द्वारा सामाजिक न्याय में देखेंगे जो कार्यस्थल का निरीक्षण, मतलब जहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर क्या उसका निरीक्षण करे, उसके लिए क्या है फिर कानून लागू करे। और क्या है बाल श्रम क्या है अधिनियम भी एक तरीके से क्या है जो जिस कंपनी में या कहीं भी जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से रोका जाए। तो यहाँ पर क्या है कुछ प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में दे रखा है इस चैप्टर में ही, वो जान लेते हैं, उसके बाद में फिर चैप्टर खत्म है। तो देखें तो भोपाल गैस त्रासदी है कहाँ हुई थी, तो आज से लगभग देखें तो अब 2024 चल रही है, तो आप लगा सकते हैं अनुमान, क्योंकि कितने साल पुरानी, इसे हटा दो बिल्कुल। तो देखेंगे तो क्या है भोपाल गैस त्रासदी क्या है, ये क्या है कब हुई थी, ये क्या है 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे हुई थी। तो इसमें क्या है जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस कौन सी है, वो गैस उस गैस का नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, जिससे क्या है लाखों लोग मरे थे। ये कंपनी का नाम क्या था, यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी थी। ये कहाँ की थी, अमेरिका की कंपनी थी ये, जो यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी थी। तो देखेंगे इसमें क्या है इसके उस समय पर चेयरमैन कौन थे, तो एंडरसन इसके चेयरमैन थे, क्योंकि अमेरिकन कंपनी तो इस प्रकार का नाम है। देखें तो एंडरसन इसके क्या है कौन थे, चेयरमैन थे। तो उसके बाद में देखेंगे 1984 में फिर क्या है कोर्ट ने एक तरीके से क्या है एक नियम कानून पारित कर दिया। 1984 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या है अधिकार को क्या है मौलिक अधिकार की में क्या है फिर शामिल कर दिया गया है। जो एक तरीके से हमारा पर्यावरण है शुद्ध होना चाहिए, तो वो भी एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार में डाल दिया है। तो देखें तो इसी प्रकार से देखें तो ये हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो देखें तो हमारा जो चैप्टर जो है 8th क्लास आज हम बिल्कुल पूरे कर चुके हैं। हमने ज्योग्राफी देख चुके हैं हम, और सिविक्स भी देख लिया। आज हमने फिनिश हमारी और हिस्ट्री हम देख चुके हैं। इसके बाद में कल हम क्या है बिल्कुल अच्छे प्रकार से क्वेश्चन करने वाले हैं।
बिल्कुल। और प्रीवियस जो क्वेश्चन आए वो भी क्वेश्चन उठाएंगे, और इसके साथ में क्या है, हम क्या करने वाले हैं, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, वो CTET हो, HTET हो, या देखें तो DSSS हो, NVS हो, KVS हो, UPTET हो, या कोई बिहार वाला हो, कोई भी हो कहीं का भी जहाँ NCERT से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको इसमें मिलेंगे। और कल से बिल्कुल हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं 8th क्लास तक। उसके बाद हम 9th और 10th करेंगे, फिर क्या है 11th और 12th करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको क्या है ये वीडियो बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको क्या है उनके बारे में पता चले। तो चलिए अब तक के लिए धन्यवाद, बाकी बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।